हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर जूलॉजी में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान, चरक एवं सुसूत्र, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट चरक एंड सुसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। भारतीय सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और यह पुरातन काल के दौरान ज्ञान एवं वैज्ञानिक स्वभाव की खोज के लिए जानी जाती है। जो भारतीय सभ्यता है वो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और यह पुरातन काल के दौरान ज्ञान एवं वैज्ञानिक स्वभाव की खोज के लिए जानी जाती है। कई अन्य सभ्यताओं की तरह भारतीय सभ्यता ने भी मानव सभ्यता की वैज्ञानिक उन्नति में योगदान दिया है। जो भारत की सभ्यता है वो सबसे पुरानी कि सभ्यताओं में से एक है और जो भारतीय सभ्यता है उसने वैज्ञानिक उन्नति में अत्यधिक योगदान दिया। सबसे ज़्यादा योगदान वैज्ञानिक उन्नति में भारत की सभ्यता ने दिया है। इसमें उस समय की कुछ महानतम प्राचीन सभ्यताओं को भी प्रभावित किया था और उनसे प्रेरणा भी प्राप्त की है। भारत में विज्ञान का अधिकांश विकास इतने अलग नहीं थे, कि इतना अलग नहीं था और यही कारण है कि आज हमारे यहाँ कितने ही ऐसे रीति रिवाज है जिनके पीछे वैज्ञानिक अर्थ है। कि कुछ रीति रिवाज होते हैं उनके पीछे हम वैज्ञानिक अर्थ निकालते हैं। ये वैज्ञानिक लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में सहायक थे। ऐसे अनेक वैज्ञानिक हैं जो प्राचीन भारत में प्रसिद्ध है और बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो प्रसिद्ध है। उनमें से कुछ है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, चरक, सुसूत्र, वराहमिहिर, कणाद, नागार्जुन, पाणिनि, पतंजलि तथा पिंगला। 800 BCE के लगभग 1000 CE तक के भारतीय चिकित्सा शास्त्र के स्वर्ण युग को विशेष रूप से चरक संहिता तथा सुसूत्र संहिता जैसे चिकित्सा ग्रंथों के उत्पादन द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसका श्रेय क्रमशः चिकित्सक, चरक और एक सर्जन, जो चिकित्सक थे वो कौन थे? चरक थे और सर्जन कौन थे? सुसूत्र थे। वास्तव में चरक और सुसूत्र तथा वाग्भट आयुर्वेदिक ज्ञान के त्रिदेव माने जाते हैं। जो त्रिदेव यानी कि 3 देव, तो चरक, सुसूत्र और वाग्भट, इन तीनों को आयुर्वेदिक ज्ञान के त्रिदेव माने जाते हैं। तो इसमें क्या सार निकला हमारा? ये सार निकला कि भारतीय सभ्यता जो थी वो सबसे पुरानी थी और जो वैज्ञानिक उन्नति है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान भारत की सभ्यता ने ही दिया है और इसी से बहुत सारे जो रीति रिवाज होते हैं उनका भी वैज्ञानिक अर्थ होता है। और ये जो होते हैं ये वैज्ञानिक जो क्या करते हैं, लोगों के जीवन में सुधार लाने और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में सहायक होते। बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम दिए, चरक, सुसूत्र, वराहमिहिर, कणाद, पाणिनि, पतंजलि आदि। और जो चिकित्सक थे कौन थे? चरक थे और जो सर्जन थे वो कौन थे? सुसूत्र को दिया जाता है। कि जो चिकित्सा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध 2 वैज्ञानिक थे, चरक और सुसूत्र। फिर हम चरक के बारे में पढ़ते। चरक प्राचीन भारत में एक महान ऋषि थे। जो चरक थे वो प्राचीन भारत में एक महान ऋषि थे। उन्हें भारत में विकसित चिकित्सा एवं जीवन शैली की प्रणाली आयुर्वेद का जनक माना जाता है। जो चरक है उन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है और ये भारत में एक महान ऋषि थे। चरक कश्मीर के मूल निवासी थे। वे 100 BCE से 150 से 200 CE के मध्य कहीं अस्तित्व में थे। उन्होंने चरक संहिता नामक प्रसिद्ध चिकित्सा ग्रंथ को लिखा और जो चरक थे उन्होंने क्या लिखा? चरक संहिता नामक ग्रंथ को लिखा और संपादित किया। जो आयुर्वेद का मूल पाठ है, जो आयुर्वेद का मूल पाठ होता है चरक संहिता, उसका निर्माण किसने किया था? चरक ने किया था। वास्तव में अग्निवेश ने प्राचीन चिकित्सक पुनर्वसु अत्रेय के मार्गदर्शन में 800 BCE में अग्निवेश संहिता नामक विश्वकोश चिकित्सा सार संग्रह की रचना की। इस अग्निवेश संहिता को चरक ने संशोधित करके इसका नाम चरक संहिता रखा। जो अग्निवेश संहिता जो था उसमें क्या था? विश्वकोश चिकित्सा सार की रचना की थी, सार संग्रह की रचना की। और इस अग्निवेश संहिता को, जो अग्निवेश संहिता का निर्माण हुआ था उसको संशोधित करके चरक ने उसका नाम क्या रख दिया? चरक संहिता रखा। बाद में इसका अरबी और लैटिन सहित अनेक विदेशी भाषा में अनुवाद भी किया और फिर क्या किया? इसका अरबी और लैटिन भाषा में अनुवाद कराया। चरक ने इस अवधारणा को माना और प्रचारित किया कि रोकथाम उपचार से बेहतर है। कि चरक ने इस अवधारणा को माना और प्रचारित किया, कि जगह जगह फैलाया कि जो रोकथाम है, किसी भी रोग को हम कैसे रोक सकते हो, कि वो रोग ही ना हो हमको। जैसे कि बुखार है, तो बुखार क्या होता है? एक संक्रामक रोग होता है जो छूने से फैलता है या संक्रमित व्यक्ति के तौलिए किसी भी वस्तु के इस्तेमाल से फैलता है। तो हम अगर उन चीज़ों का इस्तेमाल ही ना करें तो हमें बुखार होने की संभावना नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे? उसका रोकथाम करते हैं। तो रोकथाम क्या है? उपचार से बेहतर है। उपचार करेंगे तो उपचार में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए जो रोकथाम है वही बेहतर होता है, जिस पर आधुनिक चिकित्सा आधारित है। और इस पर ही क्या है? आधुनिक चिकित्सा आधारित है। चरक का विचार था कि एक चिकित्सक को पहले वातावरण सहित उन सभी कारकों का अध्ययन करना चाहिए जो रोगी के रोग को प्रभावित करते हैं। कि उनका मानना था कि एक चिकित्सक को
पहले अपने वातावरण सहित उन सभी कारकों का अध्ययन करना चाहिए, उन सभी कारकों का अध्ययन करना चाहिए जो रोगी के रोग को प्रभावित करते हैं। उसके पश्चात ही उपचार का निर्धारण करना चाहिए। पहले रोग के बारे में पता चलना चाहिए, पूरी जानकारी होना चाहिए कि रोग कैसे फैलता है, कैसे कितनी तेज़ी से फैलता है, किन चीज़ों से फैल रहा है, उन सबका अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद उसके उपचार का निर्धारण करना चाहिए। चरक ने यह भी प्रतिपादित किया कि अच्छी जीवन शैली को अपनाकर अधिकांश बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर हम अच्छी जीवन शैली यानी कि टाइम पर उठना, टाइम पर सोना और भोजन ग्रहण करना, व्यायाम करना, अगर इन सारी चीज़ों को अपनाते हैं तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। चरक पाचन, उपापचय एवं प्रतिरक्षा की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले पहले चिकित्सक थे। जो चरक थे उन्होंने पाचन, उपापचय एवं प्रतिरक्षा की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। वो पहले चिकित्सक थे। उन्होंने 3 दोषों की अवधारणा विकसित की जिन्हें शरीर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाली 3 मूलभूत ऊर्जाएं माना जाता है। इन दोषों को वात यानी गति, पित्त यानी परिवर्तन और कफ, वात, पित्त और कफ, जो 3 मूलभूत ऊर्जाएं थी वो कौन कौन सी थी, मतलब कि 3 ऊर्जाओं को माना था। और इन दोषों को वात, पित्त और कफ के रूप में जाना जाता है। इन दोषों में से प्रत्येक दोष विभिन्न शारीरिक क्रियाओं एवं विशेषताओं से समृद्ध है। उत्पन्न होते हैं जब धातुएं यानी कि रक्त, मांस एवं मज्जा खाए गए भोजन पर कार्य करती है। खाए गए भोजन की समान मात्रा एवं शरीर में दूसरे शरीर की तुलना में भिन्न मात्रा में दोष उत्पन्न करती है। जो खाया गया भोजन होता है वो क्या करता है, अगर समान मात्रा एक शरीर में दूसरे शरीर की तुलना में, अगर किसी व्यक्ति ने वही भोजन खाया है और उसका प्रभाव अगर हम 2 व्यक्तियों में देखते हैं तो अलग अलग दोष उत्पन्न करती है, यानी कि अलग अलग मात्रा में दोष उत्पन्न करती है। यही कारण है कि एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न होता है और इससे ये स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति का शरीर दूसरे व्यक्ति के शरीर से भिन्न होता है। उन्होंने आगे इस तथ्य पर बल दिया कि बीमारी तब होती है जब मानव शरीर में तीनों दोष के मध्य संतुलन बिगड़ जाता है। हमने बताया 3 दोष, वात, पित्त और कफ। तो अगर इन तीनों दोषों के मध्य संतुलन बिगड़ जाता है तब बीमारी होती है। उन्होंने निदान और उपचार की एक व्यापक प्रणाली विकसित की जिसका उद्देश्य शरीर के संतुलन को बहाल करना और बीमारी की शुरुआत को रोकना था। चरक स्वास्थ्य और रोग के सिद्धांतों पर किए गए कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। मतलब चरक ने क्या किया, स्वास्थ्य और रोग के सिद्धांतों पर कार्य किया, इसलिए भी जाने जाते हैं। उनका मानना था कि स्वास्थ्य जो होता है वो स्वस्थ शरीर मन और आत्मा के मध्य संतुलन का परिणाम है। जो स्वस्थ शरीर होता है वो मन और आत्मा के संतुलन का परिणाम है और बीमारी तभी होती है जब ये संतुलन बिगड़ जाता है। चरक ने मानव शरीर एवं विभिन्न अंगों की शारीरिकी का अध्ययन किया। जो चरक थे उन्होंने मानव शरीर के जो अंग होते हैं उनकी शारीरिकी, उनकी बनावट के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने मानव शरीर में मौजूद दांतों सहित कुल 360 अस्थियों का वर्णन किया। जो चरक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि मानव शरीर में जो दांत होते हैं उनका वर्णन किया कि कौन कौन से दांत होते हैं, कैसे होते हैं, कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक के बारे में पूरा अध्ययन किया और 360 अस्थियों का भी वर्णन किया। ऐसा माना जाता है कि यह परिवहन तंत्र का वर्णन एवं नाड़ी की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे। और ऐसा भी माना जाता है कि परिवहन तंत्र का वर्णन और नाड़ी की अवधारणा प्रस्तुत